में ये समझेंगे कि किस प्रकार से तकनीक जो है वो आर्थिक विकास में मददगार होती है, आर्थिक वृद्धि में तकनीक की क्या भूमिका होती है। कल की क्लास में हम ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी का इटिमोलॉजी ओरिजिन या वर्ड ओरिजिन जो है वो दो ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन से आया है और इसकी मीनिंग क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। 21st सेंचुरी में इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तकनीकी पिछड़ापन या बैकवर्डनेस इन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस जो है उसके डेफिनेशन को भी कल हमने समझा था। और अगर तकनीक जो है पिछड़ी है तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव है किसी भी अर्थव्यवस्था पे वो क्या हो सकता है, उसको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट से कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके अलावा जो चीज़ हम कल डिस्कस कर रहे थे वो था आईसीटी। आईसीटी जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जितने भी डिजिटल फॉर्म आप देखते हैं कम्युनिकेशन का, यस, आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है जितना भी डिजिटल फॉर्म आप देखते हैं इंफॉर्मेशन का, चाहे वो मोबाइल में आपकी इन्फॉर्मेशन हो, टेलीफोन के थ्रू हो, या ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हो, या जो आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या वेरियस ऐप आप यूज़ करते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में। ऐप बहुत सारे नए नए ऐप बने हैं, अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग ऐप जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। तो इस तरीके से आईसीटी जो है वो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देखते हैं, जो भी डिजिटली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम आईसीटी कहते हैं। आईसीटी जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखा जाता है या जिसकी बात चल रही है, जिसमें ग्रोथ करने की बात चल रही है, वो है आईसीटी। इसके 5 मुख्य प्रभाव जो हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, ये जो सकारात्मक प्रभाव डालता है आर्थिक वृद्धि में या विकास पे, उसको कल हम डिस्कस कर रहे थे, उसको फिर से रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आईसीटी के 5 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट है डायरेक्ट जॉब क्रिएशन। आईसीटी की वजह से बहुत ज़्यादा जॉब जो है वो डायरेक्टली क्रिएट हो रहे हैं, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ग्रोथ। पहला जो पॉइंट है डायरेक्ट जॉब क्रिएशन, इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं बीपीओ सेक्टर का या कॉल सेंटर्स का, जिसमें बहुत ज़्यादा निरंतर बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन या नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स में पिछले कुछ वर्षों में देखी गई है। तो डायरेक्ट जॉब क्रिएशन का मतलब है कि डायरेक्टली आईसीटी के थ्रू ही आपको जॉब मिलेगा, कोई इनडायरेक्ट इसमें अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो इनडायरेक्ट इसके बेनिफिट्स हैं। सेकेंड इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ग्रोथ। आर्थिक वृद्धि में इसका बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान है। बीपीओ या कॉल सेंटर्स का आप लोग फुल फॉर्म ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि की अगर हम बात करें तो जितने भी आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था हैं जहाँ पे आईसीटी जो है अगर ज़्यादा डेवलप किया गया है तो इसकी वजह से इसका एक शेयर जो है वो जीडीपी ग्रोथ को भी जाता है, या जीडीपी में आप वृद्धि देख सकते हैं अगर आईसीटी जो है आपके यहाँ ग्रो कर रहा है। थर्ड पॉइंट इज इमर्जेंस ऑफ न्यू सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज। आईसीटी की वजह से आप देख सकते हैं नए नए प्रकार की जो, हाँ ये एक स्टूडेंट ने आंसर किया है इसका, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इमर्जेंस ऑफ
न्यू सर्विसेज, अलग अलग प्रकार की आप देख सकते हैं कि जो सेवाएं हैं वो भी आईसीटी के साथ हमें देखने को मिलती है, जिसमें एक जो सेवा है या सर्विसेज है, आप एग्जांपल ले सकते हैं ऐप्स का। जितने डिफरेंट ऐप्स आप देखते हैं, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हों या ट्रैवलिंग से जुड़े हों या फूड ऐप्स हों, तो वो सारे ऐप्स जो हैं, आजकल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं। कोविड-19 की वजह से भी एक ऐप डेवलप किया गया है। तो जितने आप ऐप देखते हैं, ये सब आप कह सकते हैं कि नई-नई सेवाएँ जो हैं, उनका भी आप कह सकते हैं, हम देख सकते हैं कि नई-नई सेवाएँ उपलब्ध हैं आईसीटी की वजह से। फोर्थ पॉइंट इज़ वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ट्रेडिशनली या परंपरागत रूप से एक कंपनी जो है अपने यहाँ लोगों को काम देती है परमानेंट बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे, तो वो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर कोई कंपनी अलग अलग सोर्सेज से अपना काम ले रही है, अलग अलग इंडिविजुअल से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, तो उसे हम वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज बिजनेस इनोवेशन। बिजनेस इनोवेशन का मतलब है जहां पहले बिजनेस करने के लिए ट्रेडिशनली एक कैपिटल या लोन लिया जाता था बैंक के द्वारा, फिर ज़मीन की आवश्यकता होती थी, लैंड की ज़रूरत होती थी। लेकिन आजकल आप बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। नए नए जो स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे एंट्रप्रेन्योर्स हैं, वो कम इन्वेस्टमेंट या कम निवेश करके भी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि यूट्यूब का आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो घर बैठे ही बहुत ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं। या आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं अनअकैडमी का, जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आप बिजनेस इनोवेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा जो ये साबित करते हैं कि आईसीटी का या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव देखने को मिलता है अलग अलग अर्थव्यवस्था पर। Finding from various countries confirm the positive effect of ICT on growth। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो ये बताती हैं कि अलग अलग देशों में ये पाया गया कि आईसीटी का इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी पे जो प्रभाव देखने को मिला है वो सकारात्मक है या पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर आईसीटी सेक्टर में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक वृद्धि भी सुनिश्चित होगी। For example, a 10% increase in broadband penetration is associated with a 1.4% increase in GDP growth। कुछ देशों के लिए ये पाया गया है कि अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन या इंटरनेट की सुविधा 10% बढ़ाई गई है तो उसका असर जीडीपी पे जो पाया गया है वो है जीडीपी ग्रोथ में 1.4% इंक्रीज देखा गया है। चाइना के लिए अगर ये आंकड़ा देखें तो चाइना के लिए अगर 10% इंटरनेट एक्सेस में वृद्धि पाई गई है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ में वृद्धि पाई गई, तो उसका असर जीडीपी पे जो देखने को मिला है वो है 2.5%।
तो ये बताता है कि किस प्रकार से आईसीटी पे इम्पैक्ट करके इंटरनेट फैसिलिटीज़ बढ़ा के हम जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द डबलिंग ऑफ मोबाइल डेटा यूज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन 3G कनेक्शंस बूस्ट जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट बाय 0.5% ग्लोबली। ये पाया गया है कि जो मोबाइल डेटा है या जो मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस हैं उनको डबल करके जीडीपी पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति आय को विश्व स्तर पे 0.5% इंक्रीज किया गया है। ये पाया गया ग्लोबली या वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे, कि अगर मोबाइल डेटा कनेक्शंस को जस्ट डबल कर दिया गया तो जीडीपी पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें वृद्धि देखने को मिली 0.5%। The internet accounts for 3.4% of overall GDP in some economies। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में ये पाया गया कि इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से या जो इंटरनेट अकाउंट्स हैं जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं या इंटरनेट के माध्यम से जो जीडीपी ग्रोथ देखा गया है वो है 3.4%। टोटल जीडीपी ग्रोथ में 3.4% जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से ऐसा कुछ देशों में भी पाया गया है। तो ये बताते हैं कि कितनी अहम भूमिका है आईसीटी की या इंटरनेट की फैसिलिटीज़ की जीडीपी ग्रोथ में। इसका मेन रीज़न या कॉज या कारण क्या है, ये पाया गया ई कॉमर्स की वजह से। जैसे आप लोग देखते हैं अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है, एक स्टूडेंट ने कहा है कि पॉइंट रिपीट कर दूं, मैं फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे आईसीटी के द्वारा इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से कुछ देशों में ये पाया गया है कि उनकी कुल जीडीपी का 3.4% ग्रोथ जो है वो हुआ है इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से, जो ये बताता है कि कितनी अहम भूमिका है आईसीटी की या इंटरनेट की जीडीपी ग्रोथ रेट में। इसी के संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि इसका कारण क्या है, मुख्य कारण या रीज़न क्या है। इसको पाया गया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या मतलब है इसको समझते हैं। पहले ट्रेडिशनली अगर हमें कोई वस्तु बाज़ार में बेचनी होती थी तो हमें मार्केट में उसको लेकर जाना होता था, फिजिकली कोई मार्केट होता था। लेकिन अब जो मार्केट है वो वर्चुअल मार्केट है। वर्चुअल मार्केट है, इसका मतलब जो सामान खरीद रहे हैं और जो विक्रेता है जो सामान बेच रहा है उनको मिलना फिजिकली ज़रूरी नहीं है। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं ई कॉमर्स, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग या खरीदने और बेचने का जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है वो इंटरनेट पे ही हो जाता है या ऐप के थ्रू ही हो जाता है। जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं अमेज़न का और फ्लिपकार्ट का। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि आप चीज़ों को खरीद सकते हैं। इस पे आप, और जैसे आप कह सकते हैं OLX है जिस पे कि आप अपनी पुरानी चीज़ें बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। अलग अलग कंपनीज हैं जिन्होंने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रखा है, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। इंटरनेट की जो आप कह सकते हैं भागीदारी है या जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसका मुख्य कारण जो है वो क्या है, ई कॉमर्स।
क्योंकि कॉमर्स का मतलब हम यहाँ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी से समझते हैं, बाई एंड सेल। क्योंकि अब ये किसी फिजिकल मार्केट तक सीमित नहीं है, वर्चुअली या इंटरनेट पे भी हम चीज़ों को खरीद और बेच सकते हैं। इसीलिए इंटरनेट जो है वो आप कह सकते हैं उसकी एक बहुत मुख्य भूमिका है, अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ की या जीडीपी शेयर की। Numerous public services have become available online and through mobile phones. बहुत सारे ऐसी सरकार के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती है उनमें भी ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं या सर्विसेज हैं जो कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा या ऑनलाइन भी आप जाके उस पे काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या पासपोर्ट बनवाना है, ऐसी ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन जाकर भी ये काम कर सकते हैं। आईसीटी की वजह से अभी हमने डिस्कस किया था कि बहुत की आप कह सकते हैं नई और इनोवेटिव इंडस्ट्री सामने आई है जिसे हम कहते हैं द ऐप इंडस्ट्री। आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, जिससे सबसे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है आईसीटी के द्वारा, वो है ऐप। किसी भी सर्विस की आपको ज़रूरत है तो आप उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है। अगर हम आईसीटी की बात करें या आईसीटी के द्वारा होने वाले जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐप इंडस्ट्री से आ रहा है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा मुनाफा जो है इन्हें होता है। ऐप इंडस्ट्री है, जितने ऐप डेवलप किए गए हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मुनाफा देखने को मिला है जो कि अल्टीमेटली जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। इसमें हम एक आंकड़ा लेंगे जो कि फेसबुक ऐप्स का है। वर्ष 2011 के किए हुए रिसर्च में ये पाया गया कि 1,82,000 जॉब्स जो हैं वो फेसबुक ऐप के द्वारा क्रिएट किया गया है। और फेसबुक ऐप जो है इसकी एग्रीगेट वैल्यू जो है दैट एक्सीड्स $12 बिलियन। जो आप कह सकते हैं कुल मूल्य है इस फेसबुक ऐप का, वो वर्ष 2011 के लिए पाया गया कि वो $12 बिलियन से भी ज्यादा है। तो ये दर्शाता है कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है अगर हम ऐप इंडस्ट्री की बात करें या आईसीटी इंडस्ट्रीज की बात करें। एक चीज अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वर्क फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड एक पॉइंट है माइक्रो वर्क। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है कि इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर दिया जाए। हम डिस्कस कर रहे थे ऐप इंडस्ट्री के बारे में। आप लोग ये देखेंगे कि आजकल जितनी भी सुविधाएं हैं या सर्विसेज हैं उनके लिए अलग अलग ऐप बने हैं। जैसे एक ऐप जो कि आपने बहुत बार एडवर्टीजमेंट देखा होगा, मेक माई ट्रिप, जो एक ट्रैवलिंग ऐप है। उसी तरीके से बहुत सारे एजुकेशनल ऐप्स हैं और फूड ऐप्स हैं। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐप बनाए गए हैं। तो ये जो ऐप इंडस्ट्री है ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है और ये एक बहुत मोटा मुनाफा कमाती है। और इसका जीडीपी ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है वो तेजी से लगातार बढ़ रहा है। इससे रिलेटेड हम एक आंकड़ा आपके साथ डिस्कस कर रहे थे जो है फेसबुक ऐप्स का। वर्ष 2011 में एक शोध किया गया था, एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये पाया गया कि फेसबुक ने 2011 में अपने ऐप के थ्रू 1,82,000 लोगों को नौकरी प्रदान की है, जॉब्स प्रोवाइड किए। और इसकी जो टोटल वैल्यू है इस ऐप की या प्रॉफिट आप कह सकते हैं दैट
is more than $12 billion। ये दर्शाता है कि ऐप बनाकर आप कितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और इसका जीडीपी में कितना बड़ा हिस्सा है या कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी प्रकार का बदलाव। ट्रेडिशनली कंपनीज अपने यहाँ लोगों को काम देती थी, लोग कंपनी में जाते थे, काम करते थे परमानेंट तरीके से, स्थायी तौर पे या तो टेम्परेरी तौर पे। लेकिन अब जो नया चलन आया है या ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आया है, वो आया है माइक्रो वर्क के रूप में, जिसे हम कहते हैं द न्यू माइक्रो वर्क। माइक्रो वर्क का क्या अर्थ है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो ऑनलाइन अपना काम करती है, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं अमेज़न का, जो कि एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अलग अलग जो काम है या जिसे हम कहते हैं टास्क, वो अलग अलग कंपोनेंट में बांट दिए जाते हैं। अलग अलग टास्क जो है वो आउटसोर्स कर दिए जाते हैं। आउटसोर्स का क्या मतलब है कि बाहरी किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को वो काम दे दिए जाते हैं, अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं। और उन कामों को ज़रूरी नहीं है कि अमेज़न में काम करने वाला व्यक्ति ही करे, पर अलग किसी इंडिविजुअल को, किसी संस्था को वो काम जो है आउटसोर्स कर दिया जाता है। आउटसोर्स मतलब एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, कि उसमें पेमेंट तय हो जाता है, समय अवधि तय हो जाती है और उस हिसाब से काम दे दिया जाता है। इसका लाभ क्या है कि जो कंपनी जो है, मेन कंपनी फॉर एग्जांपल अमेज़न, उसका जो कॉस्ट है, एक फिजिकली अगर वो ऑफिस बनाते और अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे काम करने के लिए बुलाते, तो उस पे जो लागत लगती या जो कॉस्ट लगता वो बचेगा। दूसरी तरफ इससे बहुत ज़्यादा जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग काम ढूंढ रहे हैं, उनको इससे इजीली जो है घर बैठे ही काम मिल जाएगा और वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी उनके पास रहेगी। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरे वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या जिस प्रकार से काम मिल रहा था पहले लोगों को, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उसको दिखाता है, जो कि संभव हुआ है आईसीटी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर शब्द जो है वो प्रचलन में आया शुम्पीटर के द्वारा। शुम्पीटर अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये कहा कि एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो रिस्क ले, जो रिस्क जो जोखिम उठाता है। और रिस्क क्यों लेता है? रिस्क टेकर जिसे कहते हैं, फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। शुम्पीटर के अनुसार एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो कि जोखिम उठाते हैं ताकि उसे लाभ हो या वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि अगर आप कोई नया, फॉर एग्जांपल कोई नया स्टार्टअप या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आईसीटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अ, आप कह सकते हैं कि इस चीज़ में मददगार है एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि जिन लोगों के पास ज़्यादा पूंजी नहीं है वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम निवेश कर कर अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग ओईसीडी। ओईसीडी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें 37 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं। ओईसीडी कंट्रीज जो हैं उनका 95% बिजनेस जो है वो ऑनलाइन भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड से भी 95% बिजनेस जो है उनका ऑनलाइन भी
अवेलेबल है। ये दर्शाता है कि ऑनलाइन बिजनेस जो है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है कि वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को रिपीट कर दूं मैं, फिर से समझ लेते हैं। वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो काम करने की पूरी प्रणाली है उसमें होने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशंस में मीन्स चेंज। पहले आप देखते थे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी ए। अब अगर इस कंपनी को कुछ भी उत्पादन करना है, प्रोड्यूस करना है, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, तो वो एक ऑफिस सेट करेगी और यहाँ पे कुछ लोगों को काम पे रख लेगी, फॉर एग्जांपल 50 लेबर, और वो इस ऑफिस में आएंगे और काम करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि अब ये कंपनी ए जो है ये ऑफिस नहीं बनाएगी। अब वो क्या करेगी कि अगर उसे 50 लेबर की जरूरत है तो उसने 10 लेबर हायर कर लिए और उन 10 लेबर को अपनी कंपनी से जोड़ लिया, तो उसके ऑफिस का साइज क्या है, छोटा हो जाएगा। बोर्ड ऑफ मेंबर्स हो गए फॉर एग्जांपल, और 40 जो है उसने अलग अलग अपने जो काम है उनको 40 इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस को ये 40 लोगों का काम जो है सौंप दिया। फॉर एग्जांपल 5 अलग इंस्टीट्यूट को उसने अपना ये 40 लोगों का काम जो है सौंप दिया। अब ये जो 40 लोगों का काम 5 इंस्टीट्यूट्स को दिया गया या इंडिविजुअल्स को दिया गया, अब वो घर बैठे काम करेंगे या तो वो अपने इंस्टीट्यूट से काम करेंगे। कंपनी ए की जो लागत थी इस ऑफिस की वो अब रिड्यूस हो गई। पहले उसे बड़ा ऑफिस चाहिए था, अब वो छोटे से ऑफिस में काम कर सकता है। तो ये इसे कहते हैं कॉस्ट कटिंग या लागत को कम करना। तो इसकी वजह से कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, और ये जो लोग जिन्हें पहले काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो हो सकता है कि इस कंपनी की होम कंट्री में ना हो, किसी और कंट्री में हो ये लोग, या हो सकता है कि ये उस पर्टिकुलर स्टेट में ना हो, अब उनको इस जगह पे आने की उस कंट्री में ज़रूरत नहीं है, वो अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। जैसे हम बीपीओ सेंटर या कॉल सेंटर्स की बात कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग मतलब कि हम बाहर अपना काम जो है वो दे रहे हैं। तो बहुत सारी विदेशी कंपनी है जो अपना काम जो है भारत की कंपनी को देती है, और भारत का क्योंकि आईसीटी सेल अच्छा है सर्विसेज सेक्टर का, तो बहुत ज़्यादा काम जो है हमें बाहर की विदेशियों कंपनियों से मिलता है, और उसकी वजह से हमारे देश में रोजगार जो है वो बढ़ रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। माइक्रो, इसी को कहते हैं, एक जो नया कॉन्सेप्ट आया है इसको, इसका नाम दिया गया माइक्रो वर्क प्लेटफॉर्म्स। माइक्रो क्यों? क्योंकि मैक्रो लेवल पे जो काम एक ऑफिस के द्वारा किया जाता था वो अलग अलग ऑफिस के द्वारा किया जाएगा, इसीलिए इसे कहेंगे इंडिविजुअल लेवल पे किया जा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे माइक्रो वर्क। इसका नाम दिया गया है माइक्रो वर्क प्लेटफॉर्म्स। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया। ओईसीडी की हम बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें 95% जो बिजनेस है वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी प्रेजेंट है। ये क्यों है? क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर इंटरनेट पे आपका बिजनेस चल रहा है तो उसकी वजह से आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कस्टमर से जुड़ सकते हैं, और वर्ल्ड के या विश्व के जितने भी मार्केट है उसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। अब जो मार्केट आपका आपके देश तक सीमित था उसको आप वर्ल्ड लेवल पे लेके जा सकते हैं, अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं या ऑनलाइन आपका बिजनेस जो है अगर वो अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे एक एग्जांपल हमने लिया था यूट्यूब का, दूसरा एग्जांपल लिया था फेसबुक ऐप का। यूट्यूब, फेसबुक ऐप, दो एग्जांपल हमने लिया था सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा है एज अ वेरी पावरफुल मार्केटिंग टूल।
अगर आपको किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना है, आप देखेंगे यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो बीच बीच में बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आता है, ऐड आते हैं। तो अगर हम बात करें कि आज से पहले की अगर बात करें, तो आप टेलीविजन्स में या टीवी में जब आप कोई सीरियल या कोई प्रोग्राम देखते थे, तो उसके बीच में ऐड आते थे, जो आज भी आते हैं। लेकिन आज के दौर पे क्योंकि ज़्यादातर यंग जनरेशन और ओल्डर जनरेशन्स भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करती है, तो सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ऐड या एडवर्टीजमेंट्स आपको देखने को बीच-बीच में मिलते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया को एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग टूल माना जाता है आज के दौर में, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग अपना ज़्यादा समय जो है वो बिताते हैं, तो इसलिए वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करके कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा मुनाफा जो है कमा सकती हैं और जीडीपी ग्रोथ जो है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको भी बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, और आईसीटी जो कि सबसे इमर्जिंग आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या तकनीकी स्तर पे होने वाला सबसे ज़्यादा जो आप देख सकते हैं रोल है, वो आईसीटी सेक्टर का है। तो हमने आईसीटी को डिस्कस किया। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जो कि है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक वृद्धि या विकास में तकनीक की भूमिका। Technology can be regarded as primary source in economic development, and the various technological changes contribute significantly in the development of underdeveloped countries। ये पॉइंट हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर कोई देश अल्प विकसित है या विकासशील है और उसको विकसित देश बनना है, तो उसके लिए तकनीक जो है या उसमें इम्प्रूवमेंट करके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके ही ये पॉसिबल है। अगर आप टेक्नोलॉजी अपनी नहीं डेवलप करेंगे तो आप कभी भी डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में नहीं आ सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जीडीपी का या आर्थिक वृद्धि का तकनीकी विकास के साथ जो संबंध है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना ही ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा। Next point is the rapid rate of economic growth can be achieved through high level of technology। अगर हम बहुत कम समय में अपनी अर्थव्यवस्था के जीडीपी रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपनी तकनीकी को ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। शुम्पीटर के अनुसार इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं, ऐसा शुम्पीटर का मानना था। शुम्पीटर का मानना था कि अगर हम टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस नहीं करें, इनोवेशन नहीं करें, नई तकनीक का आविष्कार नहीं करें, तो हम आर्थिक विकास हमारे लिए संभव नहीं है। इफ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बिकम्स कांस्टेंट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ स्टॉप्स। बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जिनका मानना है कि अगर हम अपनी तकनीक का विकास नहीं कर रहे हैं और वो कांस्टेंट हो गई, रुक गई, स्थिर हो गई, तो हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है या जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी पूरी तरीके से रुक जाएगा। एक और अर्थशास्त्री रॉबर्ट सोलो, इनके अनुसार टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से अमेरिकन इकॉनमी या यूएस इकॉनमी का आप कह सकते हैं जो पूरा ओवरऑल ग्रोथ है या वृद्धि है उसका 2/3 कंट्रीब्यूशन जो है वो मानते हैं रॉबर्ट सोलो कि वो टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से है। The technology can be regarded as primary source in economic development, and the various technological changes contribute significantly in the development of underdeveloped countries। टेक्नोलॉजी को जो है वो सबसे प्रमुख कारण माना गया है आर्थिक वृद्धि का। टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। A nation that spends more on science
and technical research will tend to grow faster than another country accumulating more capital but spending less on technology. इसमें ये बात कही गई है कि फॉर एग्जाम्पल दो देश हैं, कंट्री एक्स एंड वाई। एक कंट्री के पास पूंजी ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, और दूसरी के पास टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा एडवांस है। तो ये माना गया है कि इसकी सापेक्ष में जो देश के पास पूंजी ज़्यादा है उसके सापेक्ष में जिस देश के पास तकनीकी सुविधाएं ज़्यादा हैं वो ज़्यादा ग्रो करेगा, या उसका जीडीपी जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में कंट्री वाई का जीडीपी जो है वो कंट्री एक्स के जीडीपी से ज़्यादा होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि तकनीक को जो इम्पोर्टेंस दी गई है, जो प्रमुखता दी गई है, वो कैपिटल या पूंजी की सापेक्ष में ज़्यादा है। नेक्स्ट हम एक ग्राफ से ये समझेंगे कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का या तकनीकी विकास का उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उत्पादन ही जीडीपी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कारगर होता है, या टोटल आउटपुट प्रोडक्शन जो होता है उसी को हम जीडीपी या नेशनल इनकम मानते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑन आउटपुट, उत्पादन पे तकनीकी विकास का पड़ने वाला प्रभाव। एक्स एक्सिस में हम लेंगे कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, वाई एक्सिस पे लेंगे आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर। एक्स एक्सिस पे क्या है कि एक इकाई श्रमिक पे लगने वाला पूंजी या एक इकाई श्रमिक के साथ इस्तेमाल होने वाला पूंजी, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे एक इकाई श्रमिक के द्वारा किया गया उत्पादन। पहला जो कर्व है ये है प्रोडक्शन फंक्शन ओपी। इसमें हम लेवल लेते हैं ए पे हम ये मान लेते हैं कि 150 कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर का इस्तेमाल हो रहा है। एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि नीचे हम लेबलिंग कर पाए। इसे मान लेते हैं पॉइंट ए। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 150 इकाई पूंजी का इस्तेमाल हो रहा है प्रति इकाई श्रमिक के लिए। अब हम मान लेते हैं कि इस कंट्री में तकनीकी विकास हुआ तो प्रोडक्शन फंक्शन ओपी पे क्या असर पड़ेगा उसको हम ग्राफ के द्वारा देखेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, इसको हम कह देते P1 लेवल। जिस स्टूडेंट का माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओसामा कोई स्टूडेंट है, अपना माइक ऑफ कीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब हम टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस करेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन ओपी से OP1 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी पॉइंट ए के लिए हम ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट बी पे आप देख सकते हैं कि 150 यूनिट्स ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर के इस्तेमाल से जो पहले हम प्रोडक्शन कर रहे थे उसको हम मान लेते हैं लेवल O1। अब उतने ही इकाई पूंजी से प्रति व्यक्ति श्रमिक के हम एक इकाई श्रमिक से कितना उत्पादन कर रहे हैं, लेवल O2 लेवल जो है वो O1 से ज्यादा है, आप देख सकते हैं। ये इस ग्राफ से ये एस्टेब्लिश होता है
कि किस प्रकार से हम उतने ही पूंजी का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके पर यूनिट लेबर से होने वाले उत्पादन या प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। पहले प्रति इकाई श्रमिक से होने वाला उत्पादन O1 था, अब प्रति इकाई श्रमिक से होने वाला उत्पादन O2 है। प्रति इकाई श्रमिक के लिए इस्तेमाल किया गया पूंजी है 150 यूनिट्स। तकनीकी विकास से हम उतने ही या सेम यूनिट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा आउटपुट प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो ये दर्शाता है कि हम अब एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा कारगर रूप से प्रोड्यूस कर रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने प्रोडक्टिविटी को या उत्पादकता को, श्रम के उत्पादकता और पूंजी की जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है उसको बढ़ाया है। इसके साथ आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से पड़ता है और कैसा सकारात्मक प्रभाव हम देख सकते हैं।